हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। ओके, अब तक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेक्टेंट्स की। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सरफेक्टेंट, जो कि लास्ट लेक्चर का जो एसोसिएटेड कोलाइड था। याद है आप लोगों को कि हमने टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में पढ़ा था, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में हमने माइशेल्स फॉर्मेशन पढ़ा था, डिटर्जेंट्स की बात की थी, कपड़े धोने की बात की थी। वही बात आज हम फिर से बट दूसरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सरफेक्टेंट। तो ये सरफेक्टेंट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट होता क्या है। तो सरफेक्टेंट मींस सर्फ मींस होता है सरफेस। ओके, सो इट मींस सरफेस एंड एक्टेंट का मतलब होता है एक्टिव। ओके, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, सरफेस प्लस एक्टिव सब्सटेंस। तो अब आप इस वर्ड से समझ ही चुके होंगे कि सरफेक्टेंट का मतलब होगा कि ऐसा सब्सटेंस जिसका सरफेस एक्टिव होता है। ओके, सरफेस एक्टिव। अब आप बोलोगे सर सरफेस एक्टिव कैसे होने वाला है, हमारा टॉपिक ही सरफेस केमिस्ट्री है, इसी वजह से हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल है हमारे डिटर्जेंट्स। ओके, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिटर्जेंट्स हो या फिर सोप हो, ये सभी हमारे सरफेक्टेंट के एग्जाम्पल है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिस्पर्स मीडियम में थोड़ा सा डालें तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह मतलब वो एक क्लींजिंग एक्शन या सोप की तरह बिहेव नहीं करता, बट एट CMC मतलब क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन पर यही सरफेक्टेंट या फिर डिटर्जेंट या फिर सोप एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी करता है, जिसे हमने माइशेल कहा था। डू यू रिमेंबर किस तरीके का स्ट्रक्चर बना था हमारा माइशेल्स का? मतलब जो टेल थी वो अंदर की तरफ आ गई थी एंड जो हेड थे उन्होंने इस तरीके से अपने टेल्स को बचा लिया था। ओके, वाई दिस वॉज हैपनिंग, क्यों हो रहा था इस तरीके से? बिकॉज जो हेड था इट वॉज हाइड्रोफिलिक। हेड जो था ये हाइड्रोफिलिक था, हेड वॉज हाइड्रोफिलिक एंड टेल क्या था? हाइड्रोफोबिक। आपको याद होगा कि मैंने फिलिक का मतलब बताया था लव। ओके, तो ये जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी से प्यार करते हैं और हाइड्रोफोबिक पानी से नफरत करते हैं। इसीलिए माइशेल फॉर्मेशन में हाइड्रोफोबिक पार्ट या फिर टेल पार्ट अंदर की तरफ चला गया था और जो हेड पार्ट था वो बाहर की तरफ आ गया था। क्लियर? तो ये तो पॉइंट लास्ट लेक्चर का था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यही डिटर्जेंट सरफेक्टेंट। तो इसका मतलब अभी बताया मैंने कि सरफेस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उसका एग्जांपल डिटर्जेंट या सोप होता है। एक्चुअली ये करते क्या है, इसका मेन पर्पस कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में बात की थी। बट यहां पर ये पर्टिकुलरली सरफेक्टेंट क्या करते हैं, दे आर एड्सॉर्ब एट द इंटरफेस। देखिए, सोप या डिटर्जेंट हम कपड़े धोने या फिर क्लींजिंग एक्शन के लिए ही यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी डर्ट या जो भी गंदगी होती है वो ऑयली होती है। ओके, ऑयल लेयर। सो देयर इज एन ऑयल लेयर। अगर एक कंटेनर है, ऑयल ले लिया मैंने उसमें और इसमें मैंने अगर वाटर ऐड कर दिया, इसी कंटेनर में मैंने अगर वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। ऑयल और वाटर क्या मिक्स होते हैं? नो, दे डू नॉट मिक्स। ऑयल और वाटर इमिसिबल लिक्विड्स है, इस वजह से क्या होगा कि ऑयल का एक अलग लेयर बनेगा और वाटर का एक अलग लेयर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमको पता था। बट अगर मैं इसमें सोप या फिर डिटर्जेंट ऐड कर दूं, सोप या फिर डिटर्जेंट या फिर जो मैंने कहा सरफेस एक्टिव या सरफेक्टेंट ऐड कर दूं, तो क्या होगा? इनके इंटरफेस पर ये डिटर्जेंट एक्ट करेगा और ये दोनों इंटरफेस पे, याद रखना है इंटरफेस का टॉपिक हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है। इंटरफेस मतलब इन दोनों बल्क मीडियम, मतलब ये ऑयल हो गया, ऑयल इज बल्क मीडियम ऑफ ऑयल, वाटर बल्क मीडियम ऑफ वाटर। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस बन रहा है इसे ही हम इंटरफेस कहेंगे। ये इंटरफेस पर
ये जो सरफेक्टेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वाटर के सरफेस को और ऑयल के सरफेस को दोनों को पकड़ लेगा। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऑयल और वाटर की लेयर को कोई बीच से पकड़ के रख रहा है, दोनों को पकड़ रहा है। दैट्स वाई दिस सब्सटेंस मतलब सरफेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हम लोग घर पर भी यूज करते हैं। रोज आप लोग नहाते हैं या नहीं नहाते? सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली नहाते होंगे मेरे ख्याल से। तो सोप यूज करते हैं, तो सोप की वजह से क्यों क्लींजिंग एक्शन होता है, या फिर अगर कपड़े धोना हो तो हम सोप या डिटर्जेंट दोनों यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट में क्लींजिंग एक्शन क्यों होता है? बिकॉज ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑयल और वाटर के बीच में एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑयल और वाटर को पकड़ लेता है दोनों को। वो हम समझेंगे कि क्लींजिंग एक्शन किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। सॉरी, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्लियर होने के बाद आपको सरफेक्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो सरफेक्टेंट मतलब आपको बेसिक समझ ही गया होगा कि जो ऐसा सब्सटेंस जो दो सरफेसेस के या फिर इंटरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। चाहे अब देखो यहां पर मैंने वाटर एंड ऑयल लिखा है, ऐसे बहुत सारे इंटरफेसेस पे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे एयर वाटर मीडियम हो, एयर और वाटर के मीडियम पर भी वो एब्जॉर्ब होता है, वाटर एंड ऑयल के भी मीडियम में वो एब्जॉर्ब होता है, या फिर ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड एयर के मीडियम में भी वो एब्जॉर्ब होता है। तो चाहे बहुत सारे इस तरीके के अलग अलग इंटरफेसेस हो सकते हैं, उन सभी इंटरफेसेस पर ये सरफेक्टेंट एब्जॉर्ब होता है। इसी वजह से तो हम इसे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका काम होता है, ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोल सकते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, रिसेंटली हमारा समर सीजन खत्म हुआ है, तो आप में से, अब लॉकडाउन था तो बाहर जाके हम लोग आइसक्रीम नहीं खरीद सकते थे, या बाहर जाकर हम आइसक्रीम नहीं ले सकते थे, कोरोना का टेंशन था हम लोगों को। तो आप में से बहुत से लोगों ने घर में आइसक्रीम बनाने की कोशिश की होगी, मोस्टली की होगी, मैंने तो की थी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल को, तो आपने क्या किया होगा, यूट्यूब में देखा होगा। बट जनरली अगर हमें आइसक्रीम बनानी होती और यूट्यूब नहीं होता तो हम क्या करते, दूध लेते, दूध में सब मिक्सचर बना देते, जो जो हमें ऐड करना हो सब ऐड कर देते और उसे हम फ्रीजर में रख देते। ओके, मोस्टली सबसे सिंपलेस्ट आइसक्रीम होगी मेरे ख्याल से। तो क्या वो आइसक्रीम बन जाती है? कभी ट्राई करके देखना, थोड़ा दूध लेना, उसमें अलग अलग सब्सटेंस जो भी आपको पसंद हो वो सब मिक्स कर देना, ड्राई फ्रूट, शुगर, वो सब मिक्स कर देना और उसे फ्रीजर में रख देना। क्या वो आइसक्रीम बन जाएगी? या आइसक्रीम जैसी बन जाएगी, लेकिन आइसक्रीम नहीं बनेगी। तो क्या डिफरेंस है जो हम घर में आइसक्रीम बना रहे हैं और जो कंपनीज में आइसक्रीम बनती है? तो याद रखना है कि हमने जब घर पे उसे बनाया तो उसमें हमने एक स्टेबल एजेंट नहीं बनाया। जब भी आप उसे फ्रीजर में रख दोगे तो वो बर्फ जैसा तो बन जाएगा, लेकिन वो आइसक्रीम नहीं लगेगा, वो आइस जैसा ही लगेगा। जैसे पानी को अगर हम फ्रीजर में रख दे तो आइस बन जाता है, उस तरीके की ही आइसक्रीम लगेगी, उसमें आइसक्रीम जैसा कोई फील नहीं आएगा जो हम बाहर खाते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो बाहर हम आइसक्रीम लेते हैं या फिर जो कंपनीज की आइसक्रीम होती है उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर उसे ही हम माइसलेशन एजेंट भी कहते हैं, इमल्सिफिकेशन एजेंट। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कोलाइडल, एक्चुअली मिल्क का एग्जाम्पल ही कोलाइडल सोल्यूशन है। हमने देखा था कि इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन। तो वो अगर हम उसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल ऐड नहीं कर रहे, जैसे कंपनीज वाले क्या करते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हैं जिसे इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफिकेशन एजेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट, ये दोनों नाम दिए जाते हैं। इसे ऐड किया जाता है उसमें ताकि वो एक स्टेबल सब्सटेंस बन जाए और आप उसे फ्रीज में रखेंगे तो वो एक आइसक्रीम की तरह बन जाएगा। तो आज आप सभी ट्राई करेंगे, थोड़ा सा दूध लेकर, ज़्यादा सारा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी मम्मी आपको मारेगी और मुझे भी डांटेगी। बट ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ही लेना और फिर उसको ट्राई करके देखना, फ्रीजर में रख कर देखना तो किस तरीके की, क्या वो आइसक्रीम बनता है या मिल्क का आइस बन जाएगा, देख लेना। तो कंपनी की आइसक्रीम नहीं बनेगी। वाई? बिकॉज उसमें हमने एक इमल्सिफिकेशन एजेंट नहीं डाला है, इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाला, जो कि एक सरफेक्टेंट होता है। तो सरफेक्टेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट हमें बेसिकली जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ना है। इमल्सिफिकेशन के साथ साथ इसको एक और नाम भी दिया गया है, माइसलाइजेशन एजेंट। ओके, याद रखना है, इसे एक और नाम दिया है माइसलाइजेशन। अब ये माइसलाइजेशन एजेंट मतलब इस सरफेक्टेंट का बिहेवियर
एक माइसेल की तरह होता है, या यूं कहें जो हमने एसोसिएटेड कोलाइड्स में जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे या जो भी माइसेल्स फॉर्मेशन होने वाला है, अभी तो ऊपर तो मैंने एग्जाम्पल लिख ही दिया है कि डिटर्जेंट हो या फिर सोप हो, सभी माइसेल की तरह काम करने वाले, वो सभी सर्फेक्टेंट में आते हैं, इसलिए इसे माइसेलेशन एजेंट भी कहते हैं। इसके वजह से माइसेल्स फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। ओके, तो ये हुआ बेसिक मतलब सर्फेक्टेंट का। तो चलते हैं हम लोग सर्फेक्टेंट के क्लासिफिकेशन में, जो कि ओके, सो बेसिकली वी डिवाइड सर्फेक्टेंट इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में हम सर्फेक्टेंट्स को डिवाइड करते हैं। चलिए लिखते हैं हम सर्फेक्टेंट्स एंड इसके टाइप्स। अब आपको याद होगा माइसेल फॉर्मेशन के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उस सब्सटेंस में एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट या फिर लायोफोबिक या फिर लायोफिलिक पार्ट बन जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो सर्फेक्टेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसमें लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट बनना चाहिए। तो अगर अब हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो जो लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट है उसके ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा, उसके चार्ज के बेसिस पर हम सर्फेक्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर चार्ज तो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर्फेक्टेंट में भी हम बोलेंगे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। जस्ट मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास में सर्फेक्टेंट के 3 टाइप है। पहला रहेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, दूसरा रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब तीसरी कंडीशन भी आती है जब सब्सटेंस के पास कोई चार्ज न हो। बेटा हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आता है, नो चार्ज वाला नहीं आता। बट हम केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव साथ में नो चार्ज वाला भी पढ़ते हैं। तो ऐसा भी सर्फेक्टेंट होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, या फिर वो आयोनाइज नहीं होता होगा। चार्ज होगा लेकिन आयोनाइज नहीं होगा। ओके, चार्ज मतलब केमिस्ट्री में चार्ज मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब आयोनाइजेशन, कि वो सब्सटेंस आयोनाइज होता है या नहीं होता। अब आपको पता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट की है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा कि पॉजिटिव आयंस हमेशा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव लाइक्स नेगेटिव पढ़ा तो है आपने कि पॉजिटिव चीजें नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। मतलब ऐसे आयंस जो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है, इसीलिए इस पॉजिटिव आयंस को हम हमेशा कैटायन कहते हैं। तो कैट आयनिक सर्फेक्टेंट, इनका नाम हो जाता है कैट आयनिक सर्फेक्टेंट। याद रखना है कि ऐसे सर्फेक्टेंट जिनमें लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट एक साथ होता है, वो पूरा पार्ट अगर पॉजिटिव बने, वो पार्ट मतलब लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट पॉजिटिव पार्ट से बने, उस केमिकल के पॉजिटिव पार्ट से बने, तो उसे हम कैटायनिक सर्फेक्टेंट कहेंगे। उसके अपोजिट में अगर हमारे पास ऐसा कोई केमिकल है जिसका लायोफोबिक या फिर लायोफिलिक पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से बने, उसे हम एनायनिक सर्फेक्टेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? एनायनिक क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होता है। अभिषेक सर बता रहे हैं ए फॉर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, लेकिन आयन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। तो पहला बताया कैटायनिक सर्फेक्टेंट, दूसरा बताया एनायनिक सर्फेक्टेंट, एंड थर्ड वाले को हम बोलते हैं, अब ये नाम नहीं लिखा था, ये बस मतलब बताया था, थर्ड वाले को हम बोलते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, या इसी को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बट मोस्ट फेमस नेम इसका एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होता है। या फिर कभी कभी इस एम्फोटेरिक को चौथे क्लासिफिकेशन में दिया जाता है। देखिए यहां मैंने कहा कि अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट पॉजिटिव हो तो उसे कैटायनिक सर्फेक्टेंट कहेंगे, अगर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट नेगेटिव हो तो उसे हम एनायनिक सर्फेक्टेंट कहेंगे, अगर उसमें कोई चार्ज ना हो या फिर वो डिसोशिएट ना हो तो उसे हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कहते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्सटेंस का बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक काम करता है, उसे हम एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो कुछ बुक में एम्फोटेरिक आपको चौथा क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट मेरे हिसाब से वो थर्ड क्लासिफिकेशन में ही रहना चाहिए। तो हम ये 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जितना भी पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करो।
सिस्टमैटिक वे से। तो पहला है हमारे पास में, अब चलिए मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट है कैटायनिक सरफेक्टेंट। कैटायनिक सरफेक्टेंट का सबसे पहला मतलब मैंने आपको बताया है कि कैटायनिक मतलब होता है, क्या होता है बेटा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट ऑफ सब्सटेंस behaves as lyophobic and lyophiलिक पार्ट। मतलब ऐसा केमिकल जिसका पॉजिटिव पार्ट लायोफोबिक एंड लायोफिलिक की तरह बिहेव करेगा, उस सब्सटेंस को या फिर उस सरफेक्टेंट को हम लोग कैटायनिक सरफेक्टेंट कहेंगे। तो रिमेंबर व्हाट इज यू हैव टू रिमेंबर कि मैंने पुराने लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर में कहा था एसोसिएटेड कोलाइड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा डिस्पर्शन फेज है जिसमें लायोफोबिक मतलब लायो मतलब सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट फोबिक एंड सॉल्वेंट फिलिक पार्ट प्रेजेंट हो। तो सरफेक्टेंट उसका बेस्ट एग्जांपल है। याद रखना है, जितने भी सोप हो, जितने भी डिटर्जेंट हो, जितने भी इमल्सिफिकेशन एजेंट्स हो, जितने भी माइसिलेशन एजेंट हो, वो सभी के सभी इस पार्ट में आते हैं। ओके, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ सब्सटेंस बिहेव्स एज लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो अब देखते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस, चलो मैं एक एग्जांपल ले लूं कि AB नाम से ऐसा एक सब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, चलो नहीं छोड़ देते हैं, हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं। अब आप बोलोगे, आप अगर नोट्स देखोगे तो बहुत हार्ड नाम यूज किए हैं, उसे सिंपल तरीके से याद करना है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैटायनिक जो भी सरफेक्टेंट आएंगे, उन कैटायनिक सरफेक्टेंट में हमेशा नाइट्रोजन होगा। याद रखना है, नाइट्रोजन होगा। इस वजह से इनके पास दो ग्रुप आते हैं। कभी भी अगर सरफेक्टेंट में नाम अमोनियम आए या फिर पायरिडीनियम आए, अमोनियम पायरिडीन या फिर पायरिडीनियम आए, तो समझ लेना कि उस केमिकल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों से बताता हूं। एक एग्जांपल है, देखिए मैंने कैसे याद किया, उसका नाम रखा है मैंने सी टैब। ओके, तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा था कि सी, मैं इसे सिंपल तरीके से बताऊंगा, सी टैब। याद रखेंगे, कैटायनिक सरफेक्टेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है सी टैब। चलिए मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूं, सिटाइल, सी से सिटाइल, टी से ट्राइमिथाइल, ए से अमोनियम ब्रोमाइड, बी से ब्रोमाइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटायनिक सरफेक्टेंट सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, चलिए इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं। अब आप बोलोगे सर हमारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसी तरीके से आप अपने बुक के सभी एग्जाम्पल को याद कर सकते हो। मैंने इसको याद किया सी टैब से, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। चलिए मैं इसका फॉर्मूला बता दूं ताकि हम देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किस तरीके से आएगा, या फिर हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसे आ जाता है। यहां पर फॉर कैटायनिक सरफेक्टेंट याद रखना है कि पॉजिटिव पार्ट ही पॉजिटिव पार्ट ही हमारा हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट बनना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि जितने भी कैटायनिक सरफेक्टेंट होंगे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या फिर उसके नाम में अमोनियम या फिर पायरिडीनियम आएगा। तो देखिए यहाँ पर अमोनियम आ रहा है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल, इसको मैं पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो सिटाइल का फॉर्मूला आएगा C16H33। देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखा था सोप का, सोडियम स्टेरेट, उसमें C17H35 था। यहाँ पर सिटाइल का C16H33 आता है। मिथाइल का आपको फॉर्मूला पता है, मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3 एंड ट्राइमिथाइल है इसलिए CH3 3 टाइम्स आएगा। रिमेंबर C16H33 सिटाइल हो गया, ये हमारा सिटाइल ग्रुप, ये हो गया हमारा ट्राइमिथाइल, सी टैब है तो T हो गया। अब हम बात करेंगे अमोनियम, तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन एंड ब्रोमाइड। ब्रोमाइड आपको पता है ब्रोमीन, सो इट इज दिस वन इज अमोनियम ब्रोमाइड, तो सी टैब। क्लियर? ओके, तो अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड।
बट जब इस सरफेक्टेंट को या सी टैब को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तब वो क्या होगा, आयोनाइज होगा बेटा, आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट बनाएगा। और आपको पता है जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस हमेशा नेगेटिव पार्ट या फिर नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो देखते हैं हम जब इसका आयोनाइजेशन होगा या फिर जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये फॉर्म करेगा। देखिए पहला पार्ट C16H33 CH3 थ्राइस N पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। देखो यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन बन गया। क्या बन गया? अब तो मैंने बताया नहीं कि लायोफोबिक। तो देखो ये जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन इज ऑर्गेनिक चेन, ये होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। एंड ये देखो पॉजिटिव आयन, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोफिलिक, ये प्यार करेगा पानी को और हाइड्रोफोबिक करेगा, नफरत पानी से, और बन जाएगा ये सरफेक्टेंट। देखो बन गया सरफेक्टेंट, क्योंकि सरफेक्टेंट में लायोफोबिक पार्ट और लायोफिलिक पार्ट दोनों होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ गया होगा कि पॉजिटिव आयन कैसे कैटायनिक सरफेक्टेंट बन सकता है। मतलब पॉजिटिव पार्ट ने बनाया हमारा सरफेक्टेंट जिसका नाम है कैटायनिक सरफेक्टेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे या नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे से, सिस्टमैटिक वे से। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसको सिस्टमैटिक वे से आप नोट डाउन करेंगे तो फायदा होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली थ्योरेटिकल। बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स है, जो मैं बताऊंगा आपको उतने ही न्यूमेरिकल करने हैं, बट मोस्टली कॉम्पिटिटिव में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। बस ये तो कुछ चैप्टर है, चंद चैप्टर छोटे मोटे जो कि विदाउट न्यूमेरिकल्स है, तो ये उनमें से है, इसलिए ये फ्री के मार्क्स से चलो मिटा देता हूं इसको। और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट सरफेक्टेंट इज, व्हाट इज नेक्स्ट सरफेक्टेंट? एनआयनिक सरफेक्टेंट। तो एनआयनिक सरफेक्टेंट का मतलब तो मैंने बता दिया है बच्चों, क्या है मतलब? एनआयनिक सरफेक्टेंट का मतलब होगा जिसमें नेगेटिव पार्ट आ जाए। तो सेकेंड इज एनआयनिक सरफेक्टेंट। एनआयनिक सरफेक्टेंट का मतलब होता है, क्या होता है? जैसे कैटायनिक में बताया कि जिस सब्सटेंस का नेगेटिव पार्ट, negative ion of the substance behaves as lyophobic and lyophilic। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें नेगेटिव पार्ट लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट बन जाता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एनआयनिक सरफेक्टेंट। क्योंकि नेगेटिव मतलब होता है, नेगेटिव मतलब एनायन नहीं होता है, एनायन नहीं होता है, एनोड नहीं होता। तो नेगेटिव पार्ट जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनायंस होते हैं। इसी वजह से इस सरफेक्टेंट को हम एनायनिक सरफेक्टेंट कहेंगे। रिमेंबर, ओके। तो एनायनिक सब्सटेंसेस में नेगेटिव पार्ट रहेगा। अब इसमें बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में ही बात की है। बेटा आप लोग बता सकते हैं क्या इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल 10th क्लास में ही पढ़े हैं, बट चलते हैं हम उसी एग्जाम्पल पर जिसका नाम है सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट, आप बाकी भी एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम ओलिएट, सोडियम पाल्मिटेट। इसमें देखो सोडियम के साथ सब्सटेंस होगा, देखना सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। याद रखना, अगर एनायनिक सरफेक्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आए या फिर आपको चूज करना हो कि वो एनायनिक है या फिर कैटायनिक है, तो कैटायनिक के लिए मैंने ट्रिक बताई, अमोनियम लिखा हो या फिर पायरिडीनियम लिखा हो या फिर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो वो नेगेटिव रहेगा, सॉरी कैटायनिक रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। बट इसके अपोजिट एनायन में जब मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें नेगेटिव आयन चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक है कि आप देखेंगे अगर आपके सरफेक्टेंट में सोडियम प्रेजेंट हो या फिर पोटेशियम प्रेजेंट हो, लेकिन साथ में इट इज अ हायर फैटी एसिड भी साथ में होना चाहिए। इट इज एन एसिड, मतलब स्टेरिक एसिड से बनता है। चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। क्या फॉर्मूला आता है बेटा इसका? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था C17H35 COONA। तो ये फॉर्मूला आप 10th क्लास से याद करे हो, अगर नहीं हुआ है तो अब याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम इसको आयनाइज करते हैं। तो C17H35 COONA को अगर मैं पानी में डालूं, पानी में डाल रहा हूं,
पानी में सरफेक्टेंट ऐड कर रहा हूँ, पानी में मैं सोप डालूंगा, अरे पानी में ही तो डालते हैं अपने, मतलब खा नहीं लेते ना, डिटर्जेंट हम थोड़ी खाते हैं, पानी में ही डालते हैं। ओके, सो C17H35COONA, अगर मैं इसको पानी में डालूँ तो ये हो जाएगा स्प्लिटिंग, कैसे होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था, C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव पार्ट बन रहा है और एक पॉजिटिव पार्ट बन रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो एक सरफेक्टेंट का काम करने वाला है, इसीलिए तो इसको एनायनिक सरफेक्टेंट कहा है। बट बोलो बच्चों, इसमें लायोफोबिक और लायोफिलिक पार्ट कौन सा है, तो ये वाला कार्बन वाला पार्ट, कार्बन की जो चेन है ये पार्ट करेगी हाइड्रोफोबिक, और जो चार्ज वाला पार्ट है वो काम करेगा हाइड्रोफिलिक। मतलब चार्ज जो है आयन को अट्रैक्ट करेंगे या फिर पानी को प्यार करेंगे, और जो ऑर्गेनिक चेन है वो पानी को दूर करेगा, हाइड्रोफोबिक करेगा या फिर हेट करेगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो बराबर से। कोई डाउट इसमें? फिर से बता रहा हूं, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देंगे, मेरा नंबर आप लोगों के पास में है, मुझे नंबर में व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। अगर व्हाट्सअप से क्लियर नहीं होता तो ही कॉल करना, पहले व्हाट्सअप पे आप मुझे अपने डाउट्स पूछ लो अगर डाउट होता है तो। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको सभी एग्जाम्पल ध्यान से देना है, क्योंकि वो सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए गए। ओके, चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। थर्ड टाइप ऑफ सरफेक्टेंट, थर्ड टाइप इज, मैं सिर्फ नॉन आयनिक लिख रहा हूं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स हमें नहीं मिलने वाले, बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के, मोस्टली एनायनिक या फिर कैटायनिक होते हैं। बहुत हायर लेवल पे जाओगे तभी हमें नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, और उससे भी हायर लेवल पे जाओगे तो एम्फिटेरिक सरफेक्टेंट, मीन्स अगर मैं इंजीनियरिंग लेवल की बात करूं तो वहां पर एम्फिटेरिक सरफेक्टेंट आता है। आपके सिलेबस में एम्फिटेरिक सरफेक्टेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका ही दूसरा नाम एम्फिटेरिक सरफेक्टेंट होता है। कभी कभी एम्फिटेरिक सरफेक्टेंट एक्स्ट्रा भी लिया जाता है जिसमें दोनों चार्ज हो, तो अब हम दोनों का मतलब यही होगा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस डू नॉट आयोनाइज, जितने भी नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं दे डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होंगे, दे डू नॉट आयोनाइज, याद रखना है कि ये आयोनाइज नहीं होंगे। तो अब बेटा इसमें कौन सा, बट अब ये है तो सरफेक्टेंट, आयोनाइज नहीं होंगे, बट कंटेन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट, मतलब वो लायोफोबिक पार्ट भी रखेंगे और लायोफिलिक पार्ट भी रखेंगे। तो ऐसा कौन सा सरफेक्टेंट होगा बेटा? तो चलो इसका एग्जाम्पल है कि एक ही एग्जाम्पल है जो मैंने भी याद किया है, आपके नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी मोस्टली वही एग्जाम्पल है, आप उसको चेक कर लेंगे। तो सेवरल एटम्स ऑफ, और जस्ट इट इज हायर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल, बेसिकली याद रखना है कि अल्कोहल को हम सेवरल एटम्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, मतलब दो चीज याद रखना है, इथाइलिन ऑक्साइड एंड अल्कोहल को जब हम मिला देते हैं तो यहां पर एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड या फिर हाइड्रोक्सी सरफेक्टेंट मिल जाता है। So when we add higher molecular of alcohol with several molecular of ethylene oxide, it forms हाइड्रोक्सी सरफेक्टेंट। यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सी सरफेक्टेंट मिल जाएगा। चलिए हायर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1OH। सी दिस वन, दिस ये जो फॉर्मूला है आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है प्लस OH, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH प्लस सेवरल एटम्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, तो N, सेवरल एटम्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड का मतलब N एटम्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, तो इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2O। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा या सिंगल बॉन्ड आएगा? चेक करो,
कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पर CH2O, क्लियर। बट इसका नाम होगा इथाइलिन ऑक्साइड, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया यहाँ पर। चलिए समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, ये OH थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये कंबाइन होकर, कंबाइन कब होंगे, वाटर में। जब भी इनको हम मिक्स कर देंगे तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, सी हियर CN H2N O CH2N, ओके। N बोलो या फिर इसको चलो X ले लेते हैं हम लोग, कंफ्यूज, ये NN सेम हो जाएगा, XOH। तो याद रखिए OH एक ही था, वहाँ पे भी OH एक है, CnH2SN +1, CnH2SN +1 O CH2CH2X, क्लियर, एंड OH। तो इफ यू सी प्रॉपरली, तो यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन चेन बन रही है, ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये बन जाएगा हमारा OH। हमेशा जब भी हम सॉल्यूशन में डालें तो OH नेगेटिव बनते हैं, इसलिए OH बन जाएगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। रिमेंबर, अगर हम कोई भी सब्सटेंस को, मतलब पर्टिकुलरली ऐसा सब्सटेंस जिसको OH है, तो उसमें अगर पानी में डालें तो OH नेगेटिव बन जाता है। बट ये जो पार्ट है अगर पॉजिटिव भी बने, सपोज ये इट बिकम्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो भी क्या, ये आयोनाइज नहीं होंगे। रिमेंबर, ये आयोनाइज नहीं होता, OH एज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट करता है। सी हियर, अब देखो सर, आपने बोला था आयोनाइज नहीं होगा, यहाँ पर चार्ज बता रहे, तो देखिए इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में OH है। अब जब जहाँ भी OH बनता है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, पोलैरिटी काम करती है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा, OH नेगेटिव नहीं बनेगा। यहाँ पर OH नेगेटिव नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोफिलिक पार्ट बन जाएगा, पानी को पकड़ लेगा, और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर जाएगा या फिर मिशेल फॉर्मेशन में काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 3 पार्ट्स, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये सभी पार्ट आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है सरफेक्टेंट का टॉपिक। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया इसको, तो नोट इट डाउन, क्लियर है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो पर कमेंट कर दो कि सर ये नहीं समझ में आया, और अगर अच्छा लगा है तो बताओ कमेंट करके कि सर ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर फिर भी कमेंट से आप नहीं समझ में पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप के मैसेज से आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, बट पहले आप पढ़ेंगे, इसको नोट्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, उसके बाद भी डाउट होता है तब मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके। तो होप आज के लेक्चर में हमने सरफेक्टेंट के बारे में पढ़ा, सरफेक्टेंट के 3 टाइप्स पढ़े, ओके। तो यहाँ पर हम आज इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओके। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, ओके।